दिल की गहराइयों से मालिक की उपस्थिति को महसूस कीजिए। मालिक से आवश्यक समझ और मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना कीजिए। सभी पार्टिसिपेंट्स हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड हैं। और एक सूक्ष्म सुझाव दीजिए कि जिस कार्य के लिए हम आज एकत्र हुए हैं, मालिक ने ये कृपा की है, ये मौका दिया है, वह कार्य सफल है। धीरे से अपनी आंखें खोलिए। पूज्य मालिक को प्रणाम। सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। पिछली बार बात चली थी डायरी राइटिंग रिलेटेड, कुछ लोगों ने इच्छा जाहिर की थी, 2-4 लोगों ने, और अचानक से लखनऊ से एक कॉल आया सुदेश जी का कि लखनऊ वाले प्रोग्राम करना चाहते हैं। तो मैंने कहा इसी मंच पे रिपीट कर लिया जाए। हमने पहले कुछ अप्रैल में 3 प्रोग्राम किए थे, 3 सेशन लगातार डायरी राइटिंग पर हुए थे, तो उसका कुछ रिवीजन कर लेते हैं। डायरी राइटिंग के लिए हमने पहले बात उस वक्त जो शुरू की थी वो उससे की थी कि क्या ज़रूरी है डायरी राइटिंग के लिए, उसको समझना ये है क्या, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है। ज़रूरी चीज़ों में आया था, सबसे ज़रूरी में ऑब्जर्वेशन और इंटरेस्ट। मैं जो कुछ कर रहा हूँ, जो कुछ मैं अभ्यास कर रहा हूँ, तो क्या मुझ में उसके लिए मुझ में रुचि है, और क्या मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि क्या हो रहा है, मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे अंदर क्या परिवर्तन हुए, आध्यात्मिक परिवर्तन क्या हुए, चारित्रिक परिवर्तन क्या हुए। तो ऑब्जर्वेशन और इंटरेस्ट ये साथ साथ चलते हैं। डायरी राइटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ है कि हम समझें कि हमें मिल क्या रहा है। अगर हम नहीं समझेंगे तो हम कुछ महसूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम चीज़ों को ऑब्जर्व करें, क्या बदलाव आया है। कैसे ऑब्जर्व करेंगे समझेंगे हम बाद में। फिर डायरी राइटिंग के लिए ज़रूरी है ग्रेटिट्यूड। जो कुछ हमें मिल रहा है उसके लिए क्या हम कृतज्ञ हैं, और अगर हैं तो किस हद तक कृतज्ञ हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है डायरी राइटिंग के लिए। इसके बाद आया सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता। और संवेदनशीलता को विकसित करने का सुंदर तरीका है डायरी राइटिंग। ये जो कुछ दशाएं मिलती हैं हमें, ये गुलाब की खुशबू की तरह होती है एकदम। अगर नहीं होल्ड किया तो चली जाएंगी। और जो कुछ समझ में आया, मान लीजिए ध्यान किया और ध्यान के बाद मैंने नहीं लिखा जो कुछ मुझे महसूस हुआ, तो शायद कुछ क्षण बाद तो मुझे वो याद भी नहीं रहेगा। तो मुझ में इतनी सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि मैंने क्या फील किया ध्यान के दौरान या बाकी के समय में, तो मैं उसको लिख पाऊंगा। जब मैं समझ पाऊंगा मुझे क्या मिला है, तब तो मैं उसको लिख पाऊंगा। जब मैं समझ ही नहीं पाऊंगा मुझे क्या मिल रहा है, तो मैं लिखूंगा क्या। प्रश्न ये है। तो सेंसिटिविटी कितनी है मुझ में चीज़ों को समझने की कि मेरे साथ घटित क्या हो रहा है। फिर ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जैसा अंदर हूँ वैसा मुझे बाहर होना चाहिए डायरी राइटिंग के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं अंदर कुछ हूँ और बाहर कुछ और हूँ, क्योंकि मालिक तो सब जानते हैं। मालिक से कुछ छिपा हुआ नहीं है। डायरी किसको दिखा रहे हैं? डायरी कोई बाहर देखने वाला आएगा क्या? तो फिर डायरी में क्या छिपाना। इतना साहस, करेज एंड ऑनेस्टी मुझ में होना चाहिए कि मैं जैसा अंदर हूं अपने आप को प्रकट कर पाऊं। मेरे तमाम दोष, मेरी तमाम मलिनताओं के साथ मैं मालिक के सामने अपने को प्रकट कर पाऊं। इतना साहस मुझ में होना चाहिए। ये कैसे आएगा? अभ्यास से आएगा। शुरू में जब मैं अभ्यास, मेरा शुरुआती दौर होता है, तो मुझ में वो साहस नहीं होता एक्सेप्ट करने का अपनी गलतियों को। तो जब मैं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा तो मैं उसे ठीक से लिख भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि तब तक मैं सोचता हूँ दूसरे गलत हैं, मैं बिल्कुल सही हूँ। जैसे जैसे साधना से आध्यात्मिक प्रोग्रेस होती है,
तो आपकी डायरी रिवील करने लगती है कि आपको लगने लगेगा कि नहीं, समवेयर आई एम रॉन्ग। और अगर फिर तो मेरे मालिक तो कहते हैं कि अगर नहीं भी है तो अपने आप को गलती पर मान लिया जाए। प्यारी जी ने जो 11वां और 12वां उसूल दिया था, उसमें क्या था? किसी से उम्मीद मत करो, निराश होगे, और दूसरों के बजाय खुद को गलती पर मान लो। तो जब मैं ये डेवलप करूंगा चीजें कि मैं जैसा हूं स्वीकार करूं, मैं अभी तक अपने आप को कवर कर रहा था, प्रोटेक्ट कर रहा था, अपनी गलतियां छिपा रहा था, मैं मान नहीं रहा था कि मेरे अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। वो था अंदर, लेकिन मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जब मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था तो वो चीज डायरी राइटिंग में आएगी कैसे? उसके लिए तो मैं जैसा हूं, मुझे अपने आप को पैसा ऑनेस्टली स्वीकार करना पड़ेगा, बिल्कुल खुले दिल से, असहाय भाव से मालिक के सामने प्रस्तुत अपने आप को करना पड़ेगा कि मालिक, मैं जैसा हूं, मुझे अपने आप को परिवर्तित करना। अगर मैं रेजिस्टेंस रखता हूं कि नहीं साहब, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, या मैं अपने आप में वो कमी नहीं देखता, तो मैं उसको लिखूंगा नहीं। और जब तक मैं वो लिखूंगा नहीं उसको, मुझ में उसको स्वीकार्यता नहीं आएगी परिवर्तित करने। तो बिना किसी अपराध बोध के, बिना किसी शर्म के, तमाम आलोचना सहन करते हुए लिखना है। ये नहीं कि सिर्फ अच्छी अच्छी बातें लिख दी जाएगी, ध्यान में अच्छा महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ, जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, मेरा अच्छा या बुरा, जो मुझे महसूस हो रहा है, जो मुझे लग रहा है, लगेगा धीरे धीरे कि मेरे अंदर ये बुराई है, धीरे धीरे स्वीकार्यता आएगी, उन सब चीजों को लिखना, महसूस करना है कि मेरे अंदर क्या है, और फिर क्या परिवर्तन हुआ ये डायरी रिवील करेगी। जब फिर से उठा के पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि एक दिन मैंने अपने अंदर इतनी सारी कमियां लिखी थी और आज मेरे अंदर ये परिवर्तन हुआ है, अब ये कमियां मुझमें नहीं। तो सारी पूर्वाग्रह, सारी धारणाओं को हटा करके डायरी लिखना है, बिल्कुल बायसनेस अलग रखे। जो मालिक बनाना चाहे मुझे बनना, सेल्फ रेस्पेक्ट बिल्कुल अलग ऊपर रख देना है, इंटेलेक्ट बिल्कुल हटा देनी है, कोई दिमाग नहीं लगाना अपनी तरफ से, बिल्कुल मैं जैसा हूं वैसा मुझे अपने आप को डायरी में प्रस्तुत करना है। मेरी तमाम मलिनताओं के साथ, जितनी गंदगी मेरे अंदर भरी हुई है, जिसको मैं दबाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे पता है मेरे अंदर है, लेकिन मैं उसको एक तरफ कर देता हूं, देखता ही नहीं हूं। वो कभी निकल के आ गई, हर एक के अंदर होती है, किसी के अंदर लस्ट है, किसी के अंदर एंगर है, किसी के अंदर लोभ है, किसी के अंदर क्रोध है, सबके अंदर कुछ ना कुछ भरा पड़ा है। सवाल ये है, इसको स्वीकार नहीं करता। अगर कोई कह भी देता है तो भी कहता नहीं तुम गलत हो, मेरे अंदर ऐसा है ही नहीं, मैं तो ठीक हूं। तो ओपन माइंडेड, अपनी क्रिटिसाइज खुद करते हुए, यहां सहज मार्ग में क्या है, कैनवस भी मैं ही हूं और पेंटर भी मैं ही हूं, मैं रिजल्ट हूं, मैं एक्सपेरिमेंट हूं, सब कुछ मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं है यहाँ। ये डायरी सारा कुछ रिवील करेगी कि क्या निकल के आया, जब प्रॉपरली लिखी जाएगी तब। ये सब बातें तो हुई कि भाई क्या क्या जरूरी है। फिर अब बात आए लिखने पर कि भाई क्या लिखा जाए। तो लिखने में हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो पार्ट वो हुआ कि ध्यान के बाद क्या महसूस हुआ। अधिकांश लोग इसी पार्ट पर आकर अटक जाते हैं, बस के ध्यान के बाद डायरी लिख ली। साहब ये डायरी राइटिंग खाली ध्यान के बाद लिखने के लिए नहीं है, ये डायरी राइटिंग कभी भी हो सकती है, रात को सोते वक्त बहुत अच्छी हो सकती है। ध्यान के बाद तो है, ये देखिए कंपलसरी कब कब है, सत्संग के बाद, इंडिविजुअल सिटिंग के बाद और ध्यान के बाद, ये तो कंपलसरी है। लेकिन किसी भी वक्त आप डायरी लिख सकते हैं, किसी भी वक्त, जब मन में, दाई साहब ने एक बार कहा था कि आपको मैसेजेस आएंगे, अगर आप ठीक से अभ्यास करेंगे तो मैसेजेस आएंगे। मैसेजेस कैसे आएंगे? मीडियम की तरह नहीं आएंगे, वो बस किसी तरह से आएंगे, किसी किताब में पढ़ लिया, किसी ने आपको कुछ कह दिया। अगर आप में सेंसिटिविटी है तो आप उसको नोट करेंगे। आज मेरी पत्नी ने मुझे ये कह दिया, मुझ में ये गलत चीज है, आज मेरे बच्चे ने मुझे ये पॉइंट आउट किया कि मुझ में ये बुराई है, ये लिखना है। तो जैसे हम ये आजकल ये हम कोविड का किट बनाया ना, सैनिटाइजर रखते हैं, मास्क रखते हैं, ये रखते हैं, उसी तरह मैं एक अपना अभ्यासी का एक किट बताता हूँ, इसमें एक डायरी, एक पेन और एक मिशन की किताब, वो जरूर होनी चाहिए। चाहे आपको काम लें या न लें, आपके पास दिन में होनी चाहिए। चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप अपने बिजनेस में हो, चाहे घर पे हो, चाहे कहीं भी हो, आपके पास ये रहना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको उसको पढ़ने का समय मिला या नहीं मिला,
हो सकता है दिन में कभी मिल जाए। तो बजाय गप्पे लगाने के हम क्यों ना उसको पढ़ लें, हमारे साथ रखे हो। ये बहुत कारगर तरीका है। छोटी सी पॉकेट डायरी रखिए। मैं मुंबई की लोकल बसेस में भी लिख लिया करता था डायरी, और किताब पढ़ लिया करता था। बहुत कम जाता हूँ मुंबई, आदत नहीं है, लेकिन उसमें भी मेरा काम चल जाता है। कुछ विचार आते हैं, नोट कर लिए जाते हैं। तो 2 बार हो गई। एक तो ध्यान के बाद क्या हुआ, पहले तो बात ये, और उसके बाद अदर टाइम्स, वो अदर टाइम्स की बात करेंगे। पहले ध्यान के बाद क्या क्या होता है। ध्यान के बाद जो हमारे चेंजेस होते हैं उसको हमने ब्रॉडली एक टर्मिनोलॉजी दी है इन लोगों ने, PEMS, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। मोटे तौर पर ध्यान के बाद क्या होता है। फिजिकल मतलब मैं बैठा था, मुझे कोई तकलीफ हुई क्या, मैं हिला डुला क्या, मैंने अपना पॉस्चर चेंज किया क्या, मुझे कहीं कोई झटका वटका तो नहीं लगा, मैं हिला डुला तो नहीं, लाइक थिंग्स। ये फिजिकल चीजें हो गई। अब आपके पास आती है इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल चीजों में तो आपके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो गए, नोट कर लीजिए और भूल जाइए। ज्यादा उन पर दिमाग हमको लगाना नहीं, नोट कर लीजिए और भूल जाइए बस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को। विचार आए या नहीं आए, क्या आए, मेंटल एंड इमोशनल। मेंटल में मेरी मानसिकता, विचार क्या रहे, और इमोशनल में मुझे कैसा लगा, मुझे हल्का लगा या भारी लगा। देखिए कई बार ध्यान के उठने के बाद भारी भी लग सकता है, बहुत ऐसे लग सकता है, वॉमिटिंग टाइप फीलिंग भी आती है, तो लिखना है। और वो बहुत अच्छा होता है, बताता है अंदर से हमारी, जिसको हम मानते हैं कि ध्यान बहुत अच्छा नहीं हुआ, विचार ही विचार आया और मैं बहुत असहज हो गया, दैट इज वेरी गुड, जो कुछ अंदर था निकला। अब ये इसलिए कि हमारा लालच है कि ध्यान तो अच्छा होना चाहिए, ध्यान में तो मजा आना चाहिए, ध्यान में तो विचार नहीं आना चाहिए, ध्यान में तो डेप्थ आनी चाहिए। तो मैंने क्या महसूस किया, हल्का था, भारी महसूस किया था, किया क्या उठने के बाद, या भारी था तो हल्का महसूस किया क्या, शांत था या उत्तेजित था बैठते वक्त, उठते वक्त क्या था। अगर बैठते वक्त शांत था तो क्या उठते वक्त उत्तेजित था, और अगर बैठते वक्त उत्तेजित था तो क्या शांत, उठते वक्त शांत था। ये नोट कर लिया हमने। मैं क्या था, मैं चुप था, गुमसुम था, चंचल था, क्या था, मुझे नोट करनी है। दिमाग क्या चल रहा था, मैं सेंटर्ड था क्या बिल्कुल, या मैं व्याकुल था, या ऐसा तो नहीं है मैं पहले सेंटर्ड था और फिर व्याकुल हो गया, मैं परेशान तो नहीं था, मैं बैठते वक्त इम्बैलेंस था और बाद में बैलेंस हुआ क्या। ये सब ऑपोजिट्स हैं। ये क्या होना, खुश था कि उदास था, हैरान हुआ क्या, ये सब मेंटल इमोशनल स्टेजेस हैं जो हमें आएगी। चिंतित था क्या, ध्यान में बैठते वक्त चिंतित था या ध्यान में उठते वक्त चिंतित था, क्या था। अब कई बार स्टेजेस जो आती हैं वो ये तो हो गई इमोशनल फीलिंग्स। मैंने कुछ फील किया क्या, मैंने कोई तैरता हुआ फील किया क्या अपने आप को, जैसे कई बार ऐसा लगता है। कई बार एक्सपेंशन फील होता है, एक्सपेंड होता फील किया गया, ये हायर स्टेजेस हैं। तो मैंने क्या फील किया, मैंने क्या महसूस किया, निर्लिप्त था, ट्रांसमिशन महसूस किया, किसी पॉइंट पर कोई वाइब्रेशन महसूस किया, कोई पेल्पिटेशन महसूस किया मैंने, क्या था। तो ये सब है ध्यान के पहले और बाद में कंपेयर करना, संतुलित असंतुलित, खुश उदास, क्या था। ये स्टेजेस तो मोटे तौर पर हो गई, जो कि काफी लोग यहाँ तक कर लेते हैं। अब जो नहीं कर पाते वो बाकी की चीजें जो करनी चाहिए, वो सारी बाकी की बातें। अब बाकी की बातों में क्या, जैसे बाबूजी साहब कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल चेंजेस इन इंटरनल कंडीशन। बाबूजी कहते हैं आजकल अब पत्नी से कम लड़ता हूँ, पहले ज्यादा लड़ा करता था, फॉर एग्जाम्पल। तो क्या मैं महसूस करता हूँ, बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है साहब इसकी, और ये सब मैंने अपने अनुभव से लिखी है, या कहीं मैंने ना पढ़ी और न करी, जो जैसे कुछ मैं मुझे समझ में आता गया वैसे मैंने लिखी। किसी ने मुझ पर कोई कमेंट किया, मैं नोट कर सकता हूँ। आश्रम में आप पर कोई कमेंट करे या घर का वाला कोई आप पर कमेंट करे, अच्छा या बुरा जो भी, मैं उसे लिख सकता हूँ, मैं नोट कर सकता हूँ, मुझे इसमें सुधार करना है। मैंने किसी में कोई प्रगति देखी अभ्यासी को, ये बहुत ब्यूटीफुल चीज है, प्रेरणा। मुझे प्रेरणा मिली किसी अभ्यासी से, तो मुझे मन में आया यार इसके साथ ऐसा हुआ तो मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता। नोट कर सकते हैं कि आज मुझ में इसमें ये चीज अच्छी लगी, ये मुझ में क्यों नहीं आ रही। ही इज सो रेगुलर, मैं इतना रेगुलर क्यों नहीं। प्रेरणा। फिर कहीं किताब में आपने जो कुछ पढ़ा वो समझ में आ गया और आपने लिख लिया। कोई आज विस्पर पढ़ा, उसमें कुछ समझ में आ गया,
आज किताब पढ़ी, आज कोई दादी साहब की कोई स्पीच सुनी, जिस किसी में कहीं से भी आपको कुछ समझ में आ गया, उसको उसी वक्त उतार लें। इसलिए मैं कहता हूं देन एंड देयर डायरी इसलिए जरूरी है, ये हमेशा आपके पास होनी चाहिए। अगर आप बाहर हैं तो जेब में पॉकेट डायरी होनी चाहिए, जिसको कि आप घर में आके फिर से नोट कर सकें अपनी मेन डायरी में। ये हमेशा पास होनी चाहिए, क्योंकि वो चीज फिर याद नहीं आएगी, वो निकल जाएगी। वो इंसाइट जो आपको आई, वो भाव जो आपको उत्पन्न हुआ, वो प्रेरणा जो मिली, वो फिर याद नहीं आएगी। तो जब हम ये सब लिखते हैं और एक अंतराल के बाद उसको वापस पढ़ते हैं, तो फिर कंडीशन ऐसी होती है जैसे चढ़ाई वाला कोई ऊपर चढ़ाई पर पहुंच करके और नीचे देखता है, तब उसको गहराई पता लगती है। फिर जो भी कुछ संकेत प्राप्त हुए आपको, जैसा मैंने बताया, हाजी साहब ने कहा कि आपको संकेत मिलेंगे, वो लिखिए। आपको एक मार्गदर्शन मिलेगा हृदय से कि भाई मुझे ये करना है, मेरी आध्यात्मिकता में ये इंप्रूवमेंट करना है, मेरे कैरेक्टर में मुझे ये इंप्रूवमेंट करना है। ये सब नोट करें हम। साधना में स्टक हो गए हम कभी, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ध्यान करना अच्छा नहीं लग रहा है, किताब पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग, नोट कीजिए कि आज मेरी ये कंडीशन है। और जब उससे बाहर निकल जाएंगे तो नोट कीजिए, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अगली बार जब आप फंस जाएंगे तो आपको उससे प्रेरणा मिलेगी कि नहीं नहीं, मैं तो उस वक्त ऐसा हुआ था और निकल गया उससे। अगली बार फिर ऐसा होगा। ये भंवर तो कई बार आएंगे साधना में, हम सभी के साथ आते हैं, उस वक्त हमको प्रेरणा मिलेगी इससे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब जब मैं ये फंसा, बिल्कुल इच्छा नहीं हुई ध्यान करने की, आज मन ही नहीं है, पता नहीं ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया, एकदम से कोई मेरी कंडीशन बिगड़ गई क्या। ये नहीं होता है, ये ट्रेवल होता है हमारा। उस ट्रेवल के बीच में ये समस्याएं आती है, ये भंवर आते हैं। फिर कंडीशन के बारे में, आज मैंने कंडीशन होल्ड की गया, या मैंने फिर दिन में गुस्सा कर लिया, कंडीशन खराब कर ली, मैंने बच्चे को डांट दिया, मैंने सबॉर्डिनेट को डांट दिया और मेरी कंडीशन खराब हो गई। बहुत अच्छी कंडीशन लेके मैं उठा था ध्यान से, लेकिन मैंने बिगाड़ ली। लिख लीजिए, बाद में समझ में आएगा कि पहले कितनी बिगाड़ता था, अब कितनी बिगाड़ रहा हूं। दैट इज इंप्रूवमेंट। फिर डायरी लिखने का एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, मालिक से पत्र के रूप में डायरी लिखिए। जैसे अपन पत्र नहीं लिखते हैं लोगों को, वैसे डायरी में मालिक को पत्र लिखिए, उसी फॉर्म में, उसी फॉर्म में पत्र लिखिए, वही संबोधन, वही वो, और वही अपनी स्थिति। ये एक बहुत अच्छा तरीका है मालिक तक अपनी बात पहुंचाने का। फिर अपनी लाइफस्टाइल जैसे अपन नोट कर रहे हैं, वो नोट कीजिए कि मेरी आज लाइफस्टाइल क्या है, मुझे क्या चेंज करना है, क्या चेंज हो रहा है। आपको पता लगेगा आपकी लाइफस्टाइल में क्या चेंज हुआ है। पीरियोडिकली एक कॉलम डालिए, एक तरफ एक डेट डाल दीजिए, एक पहले तो एक पॉइंट डाल दीजिए कि मेरे में ये माइनस पॉइंट है, इतने सारे। आज की डेट डाल दीजिए आगे एक कॉलम में, ये मैं प्रैक्टिकल जो मैंने किया वो बता रहा हूँ। आज की डेट डाल दीजिएगा, आज मैंने अपने में इतनी सारी चीजें नोट की जो मुझे ठीक करनी है। इस पेपर को फॉर एग्जाम्पल 15 दिन बाद देखिए, फिर टिक कीजिए इसमें से कुछ ठीक हुआ क्या, उसमें से जो कुछ ठीक हो गया उसे टिक कर लीजिए, बाकी पेंडिंग रह गया। 15 दिन बाद फिर उसको रिविजिटेड कि साहब 1 महीना पहले ये चीजें लिखी थी, मेरे अंदर ये चीजें थी। फॉर एग्जाम्पल मैं ध्यान रेगुलर नहीं कर रहा था, या मुझे क्रोध आ रहा था, या मेरी शाम की क्लीनिंग ठीक नहीं हो रही थी, वॉट एवर इट में भी, चारित्रिक एज वेल एज आध्यात्मिक, जो कुछ भी हो रहा था उसको नोट कर लीजिए एक कॉलम में। आगे कॉलम डाल दीजिए 2-3, उसमें तारीखें डाल दीजिए। उस तारीख को फिर से देखिए क्या परिवर्तन हुआ। ये अपने आप सेंसिटिविटी आएगी, इस तरीके से परिवर्तन पता लगेगा आपको, कहाँ कहाँ मेरा भटकाव आ रहा था, वो कितना दूर हुआ। चेकलिस्ट बन जाती है पूरी पूरी, वो आपकी डायरी बताती है। जैसे मेरी डायरी बताती है बिल्कुल कि मैं पहले कितना एडामेंट हुआ करता था, मैं मानता था सारी दुनिया गलत है और मैं सही हूँ, मेरे बीवी बच्चे बिल्कुल गलत हैं, सही तो मैं ही एक इंसान हूँ मात्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र मैं ही हूँ और सब गलत हैं। आज मैं मानने लगा हूँ कि मैं गलत हूँ, और अगर नहीं भी हूँ तो मेरे मालिक ने कहा है कि तुम अपनी गलती मान लो, तुम ये मान लो कि तुम गलती करो। ये रिवील करता है कि आप में चेंज क्या हुआ बराबर हर। इसलिए कहते हैं ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप का। अब अपने पास इतना वक्त ही नहीं होता, प्रॉब्लम ये है कि क्या क्या करें, कितनी किताब पढ़ें, कितना ऑब्जर्वेशन करें, क्या साधना करें। यही आती है कि मेरी प्रायोरिटीज क्या है, मुझे तय करना पड़ेगा कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। मेरी प्रायोरिटी टीवी देखने की है, मौसम का हाल जानने की है, गप्पे लगाने की है, फोन पर पता यही बातें सारी होती है। तुम्हारे यहाँ सर्दी कैसी चल रही है, गर्मी कैसी चल रही है, पॉलिटिक्स में क्या हुआ, और टीवी सीरियल कैसा है।
तो प्रायोरिटीज फिक्स कर लिए, पता लग जाएगा मैं कितना इनप्रोडक्टिव टाइम में वेस्ट कर रहा था और अब मैं कितना वेस्ट कर रहा हूँ। इसलिए बाबूजी साहब कहते हैं, ये हमारा डायरी राइटिंग सेशन जो चला था उसका इंटरेस्टिंग पार्ट बताऊं। एक पहला उससे पहले का सेशन था लास्ट, वो इस पर खत्म हुआ था कि बाबूजी साहब कहते हैं इंटरेस्ट इज अ वेरी क्लेवर फिश, रुचि बड़ी चालाक मछली है। तो जितेंद्र भैया ने सवाल किया था कि ये चालाक मछली का क्या किया जाए, तब हमने ये सेशन लिया था। तो बाबूजी साहब कहते हैं सारी सारी बात ही इंटरेस्ट का है, खेल ही इंटरेस्ट का है, एंड इंटरेस्ट इज अ वेरी क्लेवर फिश। तो मुझे ये देखना है कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ है, यहाँ है या वहाँ है, प्रायोरिटीज क्या है मेरी, अपने आप पता लग जाएगी थोड़े दिनों में डायरी से। अगर लिखने लगेंगे आज मैं टीवी 1 घंटे देखता था दिन का, अब मैं कितना देख रहा हूँ। आज मैं गप्पों में मेरे मित्रों के साथ इतनी देर बैठता था, अब मैं कितनी देर बैठ रहा हूँ। तो आपकी डायरी सब रिवील करेगी अगर प्रॉपरली ये समझ में आएगा कि मैं इन प्रोडक्टिव टाइम कितना वेस्ट कर रहा हूँ और क्या बदलाव हो रहा है। अभी तक इतनी बात की मैंने, आज पॉज नहीं दिया। कोई किसी को कोई क्वेरी? चलिए आगे चलिए। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ संगल। जी जी बहुत बहुत प्रणाम पहले तो। जी जब आप कर रहे होते हैं ध्यान, और कुछ ऐसी फीलिंग्स आती हैं जो आप बयां नहीं कर सकते, जी। तो फिर आप उसको कैसे लिखेंगे? नहीं, बयान क्यों नहीं कर सकते आप? उसको, यही तो सेंसिटिविटी है हमारी, यही तो सेंसिटिविटी डेवलप करनी है कि ध्यान के दौरान हुआ क्या। अभ्यास से आएगा जी। कि ध्यान के दौरान क्या हुआ। जी हाँ, तो वैसे एक जी सवाल मेरा भी है। जी हाँ, वैसा एक सवाल मेरा भी है। जी बोलिए। मैंने इससे पहले भी आपसे पूछा था। मेरे ध्यान के बाद कोई अनुभव नहीं होता है मुझे, जी और मैं सीधे गहराई में ही चली जाती हूँ। जी। तो रोज डायरी राइटिंग में एक ही बात कहाँ तक लिखूँ? आप कोशिश कीजिए, मैंने आपको कहा भी था सेंसिटिविटी और डेवलप डायरी करने की राइटिंग प्रार्थना में कीजिए। मैंने आपको ये चीज पहले भी कही थी कि प्रार्थना कीजिए, थोड़ा सा सेटिंग जी, लीजिए, प्रार्थना कीजिए, तो जो भी है। बाकी चीज तो लिख सकते हैं, और, जरूरी नहीं। आप, मैंने मान लीजिए आप ध्यान के दौरान कोई आपको अनुभव, अच्छा, हाँ, बाकी चीजें तो लिख सकते हैं ना आप उसमें। और बाकी बातें ये, हाँ, तो बाकी बातें डायरी में लिखनी पड़ेगी या दिन में किसी समय भी? और सारा अनुभव तो सारे दिन के बाद जी ही आएंगे ना? सारे अनुभव तो सारे दिन समाप्त होने के बाद ही पता चलेंगे ना? तो डायरी जी नहीं, सबसे डायरी लास्ट में लिखनी आपको कभी चाहिए। भी, मैं यही बताना, यही तो मैंने आपको बताया कि अगर आप ठीक से अभ्यास करते हाँ, हैं तो आपको अंदर से मार्गदर्शन हाँ, मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। जी जी। अच्छा, कब नहीं, लिखनी कब है? लिखनी नहीं है, वो हाँ, मार्गदर्शन लिखना है हाँ, आपको। जो कुछ आपको समझ में आया, जो इंसाइट आपको मिली, जी जो प्रेरणा मिली, जो आपको समझ में आया, जी वो चीज लिखनी है। मुझ में ये बदलाव करना है, मुझे ये लिखना है। आपको लगेगा कि मेरे अंदर ये कमी है और मुझे ये बदलाव करना है। जी। ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू। तो इसके बाद हम और बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं जो हमको आध्यात्मिक चीजें बताई गई है। जैसे मालिक की भौतिक उपस्थिति से ऊपर उठना सपोज बताया है, तो क्या मैं उससे ऊपर उठा? केवल प्रेम के लिए प्रेम एक शब्द बताया गया है। ये सारी इच्छाएं समाप्त हो जाना, मुक्ति की इच्छा, केंद्रीय क्षेत्र की इच्छा, प्रोग्रेस की इच्छा, ऐसी जो चीजें बताई गई मुझे, जो दादी साहब बार बार अगेन एंड अगेन रिपीट करते हैं, क्या मुझे वो स्थितियां मिली? मिली तो लिखिए। हर चीज बारीकी से ऑब्जर्व करनी है। ये सारा खेल ऑब्जर्वेशन का है। और बार बार कृतज्ञता जाहिर करनी है उसके लिए जो कुछ मुझे दिया गया। समस्या क्या है, हम लोग ये करने के बजाय डिमांड ज्यादा रखते हैं। हमारी डायरी या हमारा जो चीज होती है वो एक चार्टर ऑफ डिमांड सा हो जाता है। मालिक मेरे साथ ये हो जाए तो ठीक है, मन में जो रहता है वही भावनाएं रहती है। अभी मेरे साथ ये हो रहा है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को बीमारी है, तो हम विचार हमारे उस तरफ चले जाते हैं। जो जाना चीज तरफ चाहिए, मुझे अपने आप को ऑब्जर्व करने में कि मुझ में परिवर्तन क्या हुए। जब ये मैं ऑब्जर्व करूंगा तो मुझ में कृतज्ञता पैदा होगी। कल रात का एग्जाम्पल बताऊं, मेरे मकान का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, मैं बड़ी परेशानी में आ गया, मुझे बहुत कॉन्ट्रैक्टर परेशान कर रहा था। अगेन 2-3 दिन में मुझे मालिक ने कुछ रास्ते दिखाए और सब कुछ ठीक हुआ। कल रात को 2 बजे उठा और मैंने पूरे पेपर को नोट किया
कि मालिक ने मुझे किस किस जगह यहाँ मार्गदर्शन दिया, कहाँ कहाँ मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। ये लिखने के बाद मुझे समझ में आया, अचानक से मुझे लगा कि मुझे कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, इज देयर विद मी, वो मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं आगे आगे। जब मैंने एक एक पॉइंट को जोड़ा कि मैं कहाँ कहाँ परेशानी में फंसा था पिछले 1 महीना 2 महीना 3 महीना, मैं बैग चला रात को 2 बजे, बैग चला और मैं लिखते गया तो मुझे अपने आप पता लगा और मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, मास्टर इज विद मी, सब कुछ ठीक होगा और सब कुछ ठीक हो रहा है, मेरा सॉल्यूशन मुझे मिल रहा है। ये मैं फिर मेटेरियल लाइफ में बता रहा हूँ, स्पिरिचुअल लाइफ में सब चीज होती है, ये तो छोटी सी बात है मेटेरियल लाइफ की। स्पिरिचुअल लाइफ में तो बहुत सी चीजें होती है। आज कल मुझ में इस चीज की एक्सेप्टेंस नहीं थी, आज आ गई। मुझे बीमारी हुई, मुझे सीवियर डायबिटीज हुई थी, इंसुलिन पर आ गया मैं सीधे, और मैं रेबल हो गया एकदम, मेरा दिमाग खराब हो गया, ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं इतना ऐसे कैसे चलेगा। और कुछ दिन में मुझ में एक्सेप्टेंस आ गई कि नहीं ठीक है, मेरा भोग है, अच्छा है, निकलना है, मैं लगाऊंगा, बस ये इंप्रूवमेंट है, मैंने नोट कर लिया कि ये मालिक ने मुझे एक गिफ्ट दे दी। ये जो देते हैं मालिक ना ये गिफ्ट्स, इसकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, इसको लिखना चाहिए डायरी में कि आज मुझे मेरे मालिक की तरफ से ये गिफ्ट मिल गई। सबको मिलती है, और फिर उसके लिए कृतज्ञता जाहिर करें। और चारी जी साहब कहते थे कृतज्ञता केवल आंसुओं से जाहिर की जा सकती है। जो कुछ मिल रहा है आपको आपकी डायरी बताएगी, अगर आप ठीक से लिख रहे हैं तो। मेरी इच्छाएं कितनी कम हो गई, मेरी डिमांड्स कितनी कम हो गई, सब चीजें आप लिख सकते हैं उसमें, तब पता लगेगा कि प्रोग्रेस क्या हुई। पहले लिखेंगे ये नहीं हो रहा है मेरे साथ, और फिर जो ही हो जाएगा नोट कर लीजिए ये हो गया। अब इसका फायदे क्या है, ये तो हमने बात की कि भाई कैसे लिखना, क्या लिखना, फायदे क्या। सबसे बड़ा फायदा इसका जो है वो आपको एक सिक्योरिटी आएगी डायरी लिखने से। डायरी लिखने से आपको पता लगेगा मास्टर इज विद मी, वो मेरे साथ है, वो मेरी मदद कर रहे हैं, तो एक सिक्योरिटी बहुत बड़ी आएगी कि मुझे अब गाइडेंस मिल रही है, मास्टर मेरे लिए फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, सब कुछ मेरे मालिक मेरे लिए है। अगर मैं ऑब्जर्व करूंगा, बारीकी से लिखूंगा, और होता सबके साथ है, होना, पता चलना और कृतज्ञता जाहिर करना, ये 3 अलग अलग स्टेप हो गए। मेरे साथ हुआ, मैंने नोटिस ही नहीं किया, तो क्या मतलब निकला, और मैंने नोटिस कर लिया और मैं कृतज्ञ नहीं हूं, वो तो और भी बुरी बात है। तो 3 चीजें हो गई, पहले मेरे साथ हुआ, मैंने डायरी लिखी, ऑब्जर्व किया, और मैं उसके लिए कृतज्ञ हुआ। तो ये उससे जो ग्रेटिट्यूड वैसे नहीं आता, वैसे ग्रेटिट्यूड आएगा, आपको पता लगेगा मालिक आपको क्या दे रहे हैं। तो ये ग्रेटिट्यूड और प्रेम बढ़ाने का एक रास्ता है डायरी, सेंसिटिविटी डेवलप करने का नहीं है, साथ के साथ ग्रेटिट्यूड और प्रेम बढ़ाने का भी रास्ता है। मतलब आपको लगेगा कि आप मुझे और किसी सहारे की जरूरत नहीं है। जो मैं दोस्तों में घूम रहा था, खोज रहा था, जो मैं बाहर के लोगों में खोज रहा था, मुझे कुछ साथ मिले, मुझे कोई सपोर्ट मिले, वो सब सपोर्ट मेरी डायरी मुझे बताएगी कि मास्टर मुझे क्या दे रहे हैं, वो रिवील करेगी। तो ये होगा। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया और मालिक में फेथ बढ़ गया, जो अदरवाइज बहुत मुश्किल था। आपने ऑब्जर्व किया, आपने लिखा, और जो जो आपने लिखा आपका फेथ बढ़ा, आपका फियर दूर हो गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जीवन में फियर है। फियर वॉज द फर्स्ट संस्कार फॉर्म, जब सृष्टि पैदा हुई तो भाई साहब बताते हैं। तो इससे हमारा फियर दूर होता है, फिर इससे एक्सेप्टेंस डेवलप होती है धीरे धीरे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने लिखा कि उस वक्त मैं उस समय साधना में अटक गया था। अगर मैंने नहीं लिखा होता और उस डायरी को मैं फिर से नहीं पढ़ता तो मुझे पता कैसे लगता कि मैं पहले ऐसा फंसा था और इस स्थिति से निकल गया। चाहे वो साधना में हो, और चाहे फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, मॉनिटरीली हो, बिजनेस में हो, घर में हो, कहीं भी ऑफिस में हो, मैं निकला था बुरी से बुरी परिस्थिति में, तो मुझे हिम्मत मिलेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी, मेरी एकाग्रता आएगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा डायरी लिखने से। ये एकाग्रता जो है वो ईश्वर को पाने का एक दिव्य रास्ता है। एकाग्रता की दशा में जब डायरी लिखते हैं ना, तो विचार सीधे मालिक तक पहुंचते हैं, कंसंट्रेट होकर के। डायरी ऐसा नहीं है कि कोई टीवी देखते हुए लिख ली, कुछ मस्ती करते हुए लिख ली। डायरी एकदम मालिक से प्रार्थना करके, डूब करके उसमें डायरी लिखनी है, कंसंट्रेट होकर के, ताकि वो विचार वहां पहुंचे। संस्कार सीड फॉर्म में पड़े रहते हैं,
बहुत अच्छी साधना चल रही होगी, अचानक से अंदर से निकल के आएगा कोई पुरानी लस्ट, कोई पुरानी ग्रीड, कोई पुराना एंगर, कुछ भी निकल के आ जाएगा, तो फिर आप घबराएंगे नहीं। क्यों? कि आपके साथ पहले भी हो चुका है। आपकी डायरी बताएगी ऐसा हुआ था और फिर ठीक हो गया, ऐसा हुआ था और फिर ठीक हो गया। तो ये चीज आपको पता लगती है, ये हमारी विनम्रता बढ़ाती है। हम हम्बल होते जाते हैं, जितना हम हेल्पलेस तरीके से डायरी लिखेंगे उतना ही हम हम्बल होंगे। मालिक के साथ हम हेल्पलेस तरीके से पेश हो सकेंगे कि मास्टर मुझ में ये कमियां हैं, प्लीज आप ये दूर करें। मैं ये दूर नहीं कर पा रहा हूँ पर मैं ये दूर करना चाहता हूँ। ये इसलिए चरी साहब ने कहा कि कुछ समय बाद जो डायरी है वो आपकी आत्मकथा का रूप ले लेती है। ये भी होता है, दिल खुलने लगता है लिखने से। तो आपसे जब भी कोविड के बाद अगर ये आश्रम खुले और भंडारा जाने का मौका पड़े तो एक काम कीजिएगा, प्रैक्टिकली मैंने किया और बहुत फायदा हुआ है। बजाय वहां घूमने के, सेल्फी लेने के, कैंटीन का आनंद लेने के या गपशप लगाने के सेंटर वालों के साथ, कहीं अकेले में चले जाइए, किसी अकेले टेंट में ठहरिए और डायरी लिखिए, किताब पढ़िए और डायरी लिखिए। देखिए क्या कमाल होता है। भंडारा और रिट्रीट, रिट्रीट जाइए, मैं साल में एक बार रिट्रीट जाया करता हूँ। बेहतरीन स्थान है डायरी राइटिंग का रिट्रीट। कोई नहीं होता आपको डिस्टर्ब करने के लिए, और अंदर से जो निकल के आएगा चीजें वो आपको पता लगेगा कि क्या निकल के आई। इतना उसमें डायरी राइटिंग से जब आप अकेले में बैठते हैं, शांत जब होते हैं, तब कुछ और ही मजा आता है। भंडारे में जो ग्रेस होती है, उस ग्रेस से आपको कुछ प्रेरणाएं मिलेगी, कुछ अंदर ध्यान में बैठेंगे बार बार तो कुछ निकल के आएगा। तो उस वक्त अगर डायरी आपके हाथ में है और वो आपने लिख लिया, फिर भूल जाएंगे, कुछ क्षणों में भूल जाएंगे। ये बहुत जरूरी है। तो लिटरेचर में डायरी के संबंध में क्या है ये देख लेते हैं। चरी साहब कहते हैं डायरी कोई पुस्तक मात्र नहीं है जिसमें हम अपने विचार और दिन भर के क्रियाकलाप लिखते हैं। इतना तो यह है ही, लेकिन हमारी प्रगति और विकास का क्रमयुक्त अभिलेख भी है। जो व्यक्ति डायरी लिखता है उसके समक्ष उसका अपना क्रमिक विकास स्पष्ट रूप से तभी लक्षित हो पाता है जब वो उसे साल भर बाद पुनः पढ़ता है। तो देखिए, 1 साल बाद पुनः पढ़ने की राय दी जा रही है। जब कभी कोई व्यक्ति पहाड़ या पर चढ़ाई करता है, उस समय नाना प्रकार के मोड़ और घुमाव के कारण उसे ऊपर या नीचे के रास्ते का कोई भाग मुश्किल से दिखाई देता है, मगर पर्याप्त ऊंचाई पर पहुंच जाने के बाद वह मुड़कर उस घुमावदार सड़क को देख सकता है जिस पर चलकर वह ऊंचाई तक पहुंचा है। डायरी लेखन बिना किसी अतिरंजना के और ठोस तथ्यों को छुपाए बगैर आधिकारिक घटना और विचारों को लिखने के लिए किया जाना चाहिए। कोई तथ्य छिपाना नहीं, सब कुछ लिखना है। पूरी तौर पर स्पष्ट और खुला रिकॉर्ड होना चाहिए। ऐसा अभिलेख व्यक्ति को अपने अंदर पूरी साफ गोई से देख पाना आसान कर देता है, जिससे वो अपनी हालत का सही आकलन सरल और आसान हो जाता है। धीरे धीरे व्यक्ति बिना किसी शर्म या अपराध बोध के जैसा है वैसा स्वयं को स्वीकार करना प्रारंभ कर देता है। इसके साथ साथ अभ्यासी सद्गुरु की कृपा तथा हमें सुलभ विधि की मदद से स्वयं को सुधारने के जरूरी कदम उठाने में भी सक्षम होता है। अब वो कहते हैं, वरदाचार्य जी कहते हैं, मालिक की कृपा से हम अपने आप को सुधारने में समर्थ हो जाते हैं। कैसे? व्यवस्थित तरीके से लिखी गई डायरी अभ्यासी के आत्मावलोकन को पूर्णतः स्पष्टवादी और आसान बना देती है। उसे अपनी अवस्था का आकलन करना सरल और आसान हो जाता है। साथ ही धीरे धीरे अपनी असफलताओं, अपनी गलतियों, अपनी कमजोरियों और अनुचित कार्य आदि को समझने लगता है। साथ ही साथ मालिक की कृपा से अपने आप को सुधारने में समर्थ हो जाता है। अपने अनुचित कार्यों को लिख देने मात्र से ही हम मालिक का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं और सुधारने और शुद्ध होने की प्रक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। चरी साहब कहते हैं, विकसित अवस्था में भी हमें ईर्ष्या की भावना विद्यमान रहती है, तो इससे सिद्ध होता है कि हमें मालिक के प्रति आस्था की कमी है। असल में दुर्भाग्य है, इससे मालूम पड़ता है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती कि उन्हें क्या मिल रहा है। सौभाग्य से अगर वे अपनी आंतरिक अवस्था, आध्यात्मिक अवस्था जान पाते तो समझ पाते कि मालिक ने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया। निश्चय उनकी सारी असुरक्षा
आपकी भावनाएं और ईर्ष्या भी समाप्त हो जाएगी, सब इनसिक्योरिटी निकल जाएगी अगर समझ में आएगा कि मालिक ने मेरे लिए क्या किया। इस बचकानी भावना से निकलकर प्रगति की ओर अग्रसर होने का एक बहुत ही सुनिश्चित उपाय है डायरी लिखना। इससे आप जान पाते हैं कि आपको क्या मिल रहा है, आप कितना विकास कर रहे हैं, आप कितनी प्रगति कर रहे हैं, और इसकी मदद से आप समझ पाएंगे कि आपका ख्याल रखना और आपको प्रगति देना दो अलग बात है। भावी साहब कहते हैं डायरी का प्रथम उद्देश्य यह है कि अभ्यासी अपनी दशा के प्रति जागरूक रहे, क्योंकि उसे उसके स्वयं के विषय में लिखना है। जब अभ्यासी इसके प्रति जागरूक रहता है तो एकाग्रता के कारण उसका अनुभव उन्नति करता है। एकाग्रता ईश्वरीय प्रकृति के लिए दैवी साधन है। एक बहुत सुंदर टॉक है, मैं इसका पीडीएफ या तो ग्रुप में शेयर करूंगा बना के, निरावृत स्व, ये 9 अगस्त 87 को एक टॉक दी हुई है। ये डायरी राइटिंग के संबंधित बहुत बड़ी टॉक है, मैं छोटी सी कुछ शेयर कर देता हूँ और उसके बाद इसको तो मैं या तो ग्रुप में डालूंगा। तो कहते हैं बाबूजी साहब के समय से हम सबको डायरी रखने को कहा है। मुझे याद है जब मैंने 1964 में ध्यान करना प्रारंभ किया तब भी यही सुझाव था कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी डायरी को 2 प्रकार से लिपिबद्ध करे। पहला, तुरंत ध्यान के पश्चात जो भी अनुभव या दशा अवगत हुई। दूसरा, आंतरिक परिवर्तन जो मनोदशा में दिखाई दिए, जैसे पुस्तक का माना आदि, इन सबको डायरी में लिखें। तो कहते हैं वास्तव में पहले वर्ष मैंने डायरी के विषय में कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया कि क्या लिखूं। आप तो जानते हैं कि ये फैसला करना क्या लिखने योग्य है या नहीं है कितना कठिन है। आप जो कुछ लिखना चाहते हैं उसमें ऐसा भी कुछ होता है जो उल्लेखनीय नहीं होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। आप वो लिखना ही नहीं चाहते हैं, तो इसलिए जब तक नेकेड फॉर्म में मास्टर के सामने नहीं आएंगे तब तक डायरी राइटिंग प्रॉपरली नहीं होगी, क्योंकि आप वो लिखना ही नहीं चाहते। अरे लिखना तो दूर है, आप वो देखना ही नहीं चाहते। सबसे पहली बात है कि हम अपने अंदर वो देखना ही नहीं चाहते। वो जो गंदगी छिपी हुई है ईर्ष्या के रूप में, काम के रूप में, क्रोध के रूप में, अहंकार में, वो जो छिपा हुआ है हम अपने आप को तो क्लीन चिट देते हैं, मैं तो ठीक ठाक हूं, बिल्कुल सब कुछ अच्छा चल रहा है। ये लोग ही गलत हैं यार, ये जो मुझे कहते हैं, ये मुझे ये कह रहा है, ये मुझे मैं तो बिल्कुल सही हूं। बस यही प्रॉब्लम, यही समस्या है। तो कहते हैं जब मेरी डायरी का प्रथम अंक प्रकाशित होगा तब आपको पता चलेगा कि उस समय के मिशन के प्रसिद्ध व्यक्तियों जैसे वरदाचार्य जी आदि के साथ सिर्फ इसमें कुछ बातचीत या वार्तालाप ही है, कुछ विशेष है ही नहीं मेरी डायरी में, क्योंकि भेद्य होने के डर से मैं अपने अंतःकरण को बाह्य संसार के सामने नहीं रखना चाहता था। वो डरते थे कि लोगों को पता लग जाएगा, इसलिए लिखा ही नहीं। ये चार्य जी साहब कह रहे हैं कि मैंने भी शुरू में नहीं लिखा। तो कहते हैं कि जब तक हमें अपने आप से भय होगा, मैं बहुत शॉर्ट में पढ़ रहा हूँ, या अपने से ही संबंधों में, विचारों में परिवर्तन का भय है, तब तक हम सत्य रूप में जैसे डायरी लिखनी चाहिए नहीं लिख सकते। क्योंकि जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो दूसरे हमारे बारे में जो सोचते हैं हम इसका तालमेल चाहते हैं। हम क्या उम्मीद करते हैं, हम जो सोच रहे हैं दूसरा वैसा ही हमारे बारे में सोचे। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। तो कहते हैं गुरुदेव तो सब चीजों से परिचित है। वो कहते हैं ठीक है, तुम अपने आप को मुझे दिखाने से कतराते हो, परंतु मेरे सामने तो कुछ भी नहीं छिपा हुआ है। तुम डायरी लिखो या ना लिखो, मुझे तो सब पता है तुम्हारी दशा क्या है। तो गुरु तो सब जानता है, किससे छुपा रहे हो? मालिक से। क्यों? वो तो सब जानते हैं। तो कहते हैं एक प्रकार से आंतरिक रूप से हम जानते हैं कि हम क्या हैं, परंतु सतही तौर पर जहां हमारा आत्मसम्मान बीच में आ जाता है, एक रक्षात्मक रोग का काम करता है। वह हमारे अवचेतन को हमसे अलग कर देता है। यह आत्मसम्मान जो मैंने बात की थी पहले, कि अपने आप को स्वीकार करके लिखना, इंटेलेक्ट, पूर्वाग्रह, धारणाएं सब हटा करके अगर लिख सके डायरी, तब बेहतरीन डायरी सामने आएगी। तो ये आत्मसम्मान क्या करता है? आत्मसम्मान एक रक्षात्मक रोग का काम करता है, हमारे अवचेतन को हमसे अलग कर देता है। और वास्तव में हम इस बार या आंतरिक लगाव को मिटा करके हम एक हो जाने दें तो हम एक संपूर्ण व्यक्तित्व बन सकते हैं। तब तक क्या है, हम ड्यूअल कैरेक्टर हैं, अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और है। लोभी हैं, लालची हैं,
कई जगह कुछ है, कई जगह कुछ है, बाहर कुछ है, अंदर कुछ, एक व्यक्तित्व नहीं। तो कहते हैं यही तत्व हमारे व्यक्तित्व के एकीकरण में बाधक है, जो हमारे उच्च और निम्न स्व को अलग करता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं रिपीट करता हूं। एक प्रकार से आंतरिक रूप में हम जानते हैं कि हम क्या है, परंतु सतही तौर पर जहां हमारा आत्मसम्मान बीच में आ जाता है, वह एक रक्षात्मक रोक का काम करता है, एक बैरियर बन जाता है। वह हमारे अवचेतन को हमसे अलग कर देता है। हम वास्तव में बाहर व आंतरिक के अलगाव को मिटाकर एक हो जाने दें, तो हम एक संपूर्ण व्यक्तित्व बन सकते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम आत्मसम्मान को मिटाना होगा। यही एक तत्व हमारे व्यक्तित्व के एकीकरण में बाधक है और हमारे उच्चतर और निम्न स्व को अलग करता है। बहुत लंबी चौड़ी है, मैं थोड़ा शॉर्ट में और करता हूँ। भाइयों और बहनों, मेरे विचार में बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप को दीनता से गुरुदेव के हवाले करें। अपने आत्मनिर्धारित मूल्यांकनों पर न निर्भर रहते हुए वास्तविकता को गुरुदेव के सामने खोल दें। गुरुदेव, मैं हूं, यह हूं। और गुरुदेव कहेंगे, हाँ पुत्र, मुझे तो हमेशा से ही पता था जो तुम दिखा रहे हो, मेरे लिए देखना आवश्यक भी नहीं था। वो कहते मुझे तो पता ही था, मुझे क्या बता रहे हो, लेकिन परंतु तुम्हारे लिए दिखाना आवश्यक था। क्यों? तो कहते हैं ये तुम्हारे लिए विनम्रता का प्रतीक है, तुम्हारे सच्चे आत्मसम्मान की इच्छा को दर्शाता है, सच्चे मायने में तुम्हारा वह बनने की इच्छा प्रतीक है जिस पर तुम नाच कर सको, और इस कारण से असलियत कहा जाता है। तो अंत में कहते हैं, आशा करता हूं हम सभी में वह साहस होगा कि हम अपने आप को खुद के हवाले कर दें। वास्तव में यह सब कुछ इसी विषय पर है। हम उस झूठी और बेकार छवि को गुरुदेव के समक्ष समर्पण करना और कहना, यह सब बेकार है, लो और अब जो भी मुझे बनाना चाहते हो बनाओ, ताकि एक दिन मैं इस अनुभूति की अंतिम सीमा पर अपने आप को देखूं और तुम्हें पाऊं, और ये मेरी यात्रा का अवसान होगा। यहां तक कोई क्वेरी? आगे चलें। मैं की पूछना चाहता हूँ, जैसे बाबूजी की अगर हम याद करना शुरू करें, तो जैसे जैसे उनकी याद में डूबते जाते हैं, बहुत सारी चीजें याद आनी शुरू हो जाती हैं। तो कैसे कैसे क्या खत्म हुआ, क्या नहीं हुआ, फिर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इससे बहुत सारी चीजें आती हैं दिमाग में। और फिर उसके बाद वह दिमाग में उसमें खो जाने पे, और या फिर उसके बाद धीरे 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 किसी और तरफ मुड़ जाने से बाबूजी का ध्यान खत्म हो जाता है। फिर ध्यान करने पे फिर नई नई चीजें आने लगती है। तो क्या वो सब लिखना संभव है? वो लिखना चाहिए हमें? जो आप इंप्रूव करना चाहें अपने आप में वो लिखें। प्रेरणा, उस दौरान आपको क्या प्रेरणा मिली, वो शॉर्ट में लिखिए। नहीं तो वही बात हो जाएगी कि लिखते हैं तो लिखते नहीं, और लिखते हैं तो पोथी लिख देते हैं। चारी साहब कहते हैं लिखते हैं तो इतना लिखने लगते लिखते हैं ही नहीं है, और लिखने खत्म ही लगते हैं नहीं तो पोथी लिख देते हैं। पोथी नहीं लिखनी है हमको, ये डायरी कोई हमारी पोथी नहीं है। बस मुख्य बात क्या समझ में आई, क्या प्रेरणा मिली। जी जी। और एक चीज, जब हम लिखते हैं डायरी, तो मान लीजिए किसी के प्रति कोई बुरी भावना है, तो क्या उस आदमी का, उस दूसरे का भी नाम लिखना चाहिए डायरी में, या सिर्फ अपना ही व्यवहार दें और उसको उपमान के रूप में रख दें? आपको तो अपने आप को सुधार करना है, उसको क्षमा करने की आदत के लिए लिख दीजिए कि मैं उसको क्षमा कर सकूं, ये लिख लीजिए। उसका तो नाम नहीं लिखना चाहिए ना, बस उसको उपमान के रूप में या फिर सर्वनाम के रूप में रख सकते हैं। आप कुछ भी करें, प्रयास ये रखें कि मैं उसको क्षमा कर सकूं। आपके अंदर ये प्रेरणा है। अगर नहीं कर सक रहे हैं तो चलिए, अब क्षमा करेंगे तो फिर लिखेंगे ही नहीं हम जी। नहीं कर सकते हैं तो लिखिए ना। लिख कर रहे हैं तो फिर लिखने की क्या आवश्यकता है? नहीं कर पा रहे हैं तब डायरी आपका टूल है कि मैं पर्सन एक्स को क्षमा नहीं कर पा रहा हूं, उसके लिए मेरे मन में द्वेष है, मालिक कृपया इसे निकालें। फिर पढ़िए 1 महीने बाद क्या निकला, क्या 1 महीना 1 साल मुझे नहीं पता, मैं टाइम तय नहीं करता, लेकिन अगर सच्चे दिल से किया जा रहा है तो निकलेगा, पक्का निकलेगा। हम इसी काम के लिए आए हैं भाई साहब। देखिए बाबूजी साहब की डायरियां पढ़िए। अब ये डायरी राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम चारी जी की डायरियां पढ़ें, उनके पद चिन्हों पर। चारी जी की डायरियां एक अलग से अब निकला है, उनके पद चिन्हों के वॉल्यूम हैं।
बाबू साहब के वॉल्यूम में बात सेकंड और थर्ड, हमको डायरियां गुरु की पढ़नी चाहिए, तो हमको पता लगे वो इस लेवल पर लिखते थे, आज क्रोध हावी हो गया, आज कामुकता हावी रही, आज ये प्रॉब्लम हुई। तो इससे प्रेरणा मिलती है कि हम भी वो लिखें। मैं क्यों छिपाऊं, फिर मुझ में है तो। मैं तो उस चीज को दबा रहा हूं, मैं तो उसे बुरा मानता हूं। बात यह है कि अगर आप कुछ लिखते हैं दूसरे जी के बारे में भी और कोई डायरी पढ़ता है तो हाँ। वो लिंकेज कर सकता है। अगर सर्वनाम या उपमान में डाल देते हैं तो कोई अगर पढ़ता भी है तो वो लिंकेज को वो हमारे अरे बारे में आप उसकी जानेगा, क्यों लेकिन चिंता, वो आप एक्स डाल लिंकेज दीजिए ना, आप उससे कनेक्ट करेगा। उसमें क्यों जाते हैं आप नाम वाम में। अपने को तो काम से मतलब है, जी। अपने को काम से मतलब है, किसी के नाम का क्या करना। जी देखिए, यहाँ सारी चीज डायरी में उन्होंने क्लियर लिखी है। एक दो डायरी में पढ़ता हूँ, देखिए जो जो भाव आपको महसूस हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखा है कि भाई आज मुझे पता ही नहीं लग रहा है, सारा कार्य मुझे पता ही नहीं लग रहा किसी के द्वारा किया जा रहा है, कौन सी शक्तियां काम चल रही है। तो कई बार जो ऐसी स्थितियां आती है तो हम उसको बारीकी से नोट करें। ये हमारा ट्रैवल होता है। फॉर एग्जाम्पल ईगो की 4 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज ईगो की हुई मैं करता हूँ। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये ईगो की फर्स्ट स्टेज हुई आई एम द डूअर, ग्रॉस मोस्ट स्टेज जो सभी की होती है। सेकंड स्टेज आते ही पता लगता है कि मैं करता नहीं हूं, कोई और करता है। तो जब हमने ये नोट किया कि आज मुझ में ये भाव आया, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आना, कि अचानक से मुझे लगा मैं करता नहीं हूं। तो मुझे पता लगा कि मेरा एक ट्रैवल हो गया इतना बड़ा। मुझे समझ में आया कि मुझे अचानक से मेरी कंडीशन में क्या परिवर्तन आया। जी, मैं ईगो की फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में आ गया। इसी तरह जैसे अगर मैं बिंदु चक्र के, मुझे पता है कि किस बिंदु की क्या कंडीशन है, क्या है, अगर थोड़ा मैं सेंसिटिव हूं और थोड़ा मैंने पढ़ रखा है तो मुझे पता लगेगा कि आज मेरा ट्रैवल क्या हुआ। ये बारीक चीजें। जैसे मान लीजिए मालिक कहते हैं मालिक की भौतिक उपस्थिति पर निर्भर रहना नहीं चाहिए। आज मुझे, आज तक मैं निर्भर था और अचानक ही मुझे लगा कि अब मुझे मालिक की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है, तो ये मुझे लगेगा कि मैंने एक लैंडमार्क अचीव की। इस तरह की जो भी चीजें हैं, कई बार गलत भ्रांतियां भी हो जाती है। ये एक और प्रॉब्लम है, हमें सेंसिटिविटी नहीं है, हम कुछ और समझ बैठते हैं। कई लोग, कई सेंसेशन होता है और कहते हैं कि मैंने वो चक्र क्रॉस कर लिया। ये सब काम के लिए हम यहाँ नहीं है, इस सब चीज के लिए नहीं है। हम हैं, क्या चारित्रिक परिवर्तन हुए, क्या सिग्नल मिले, क्या मुझ में आध्यात्मिक परिवर्तन आए, मेरी कंडीशन में क्या मैं महसूस कर रहा हूँ। मेरी एक सिस्टर से बात हो रही थी, रेगुलर व्यूअर है, भंडारे से आई, और उसको कोई 9th पॉइंट पर कुछ बहुत अच्छा महसूस हुआ। उन्होंने जो शेयर किया, बहुत रेयर होता है ऐसा। मुझे भी आश्चर्य हुआ कि देखो कितनी जल्दी लोग कहाँ क्या महसूस कर लेते हैं। अचानक से उन्होंने मुझे बताया कि एक दिन थोड़ा सा गुस्सा किया और कंडीशन चली गई। ये क्या था? ये उनकी ऑब्जर्वेशन था, पावर थी। नहीं तो न तो मुझे पता लगता, न गया तो पता लगता। ये है सेंसिटिविटी। क्या मुझे एक दशा दी गई, मैं उस दशा में रहने लगी। उन्होंने उस दशा का वर्णन किया मुझे, बहुत ही सुंदर दशा थी, और उन्होंने कहा एक दिन मैंने गुस्सा किया और वो दशा चली गई। तो पता लगेगा कि इतनी कीमत से पैसा इकट्ठा किया और चला गया, और तब दुख होगा। मजा ये होगा, देखिए आपको अगर ये सेंसिटिविटी है और आपको कोई दशा मिली और पता लगा, और जब वो चली जाएगी ना, और जब आप उसको लिखेंगे, तो ये जस्ट लाइक ऐसा होगा कि बहुत बड़ा बिजनेस लॉस कर दिया। जैसा दादी कहते हैं कि साहब मणप्पक्का में वो सिटिंग ली थी, वो बहुत अच्छी थी, वापस ऐसे हुआ ही नहीं। तो वो कहते हैं ये तो उस तरह का है कि आपको 1 करोड़ का चेक मिला और आपने खो दिया। ये बिल्कुल उसी तरह है। लेकिन क्योंकि हमको उसकी कीमत पता नहीं है, उस सिटिंग की जो उस दिन मिली थी, उस अनुभव की, इसलिए हम उसकी वैल्यू नहीं करते। पैसे की हमको पता है, 1 करोड़ के चेक की, वो खो जाता है तो हम उसकी वैल्यू करते हैं। तो अगर मुझे उस कंडीशन की वैल्यू है तो मैं उसको डायरी में लिखूंगा और मैं उसके लिए तड़पूंगा कि नहीं, मुझे वो कंडीशन, पहली बात तो मेरी गलती हुई, मुझे होल्ड करनी चाहिए थी, और नहीं तो फिर से आए। ये कमाल इसका। बहुत सारी चीजें रिवील करेगी जैसे जैसे आप लिखेंगे डायरी। कुछ भी लिख लीजिए, जो कुछ आपके साथ हो रहा है, बिंदास। मुझे क्रोध बहुत आता था,
और मैंने क्रोध में बहुत सारी बेवकूफियां की। मैंने लिखी तब मैं ये गलती कर रहा हूँ, मुझे इसमें सुधार करना। और उसको फिर बताता है भैया ये नहीं हो रहा। सर धीरे एक बार धीरे दशा बता सकते हैं? होता सबके साथ है। ऑब्जर्व करने वाली बात है कि कौन कितना ऑब्जर्व कर रहा है। सर उस सिस्टर की दशा बताएंगे एक बार? नहीं, दशा मैं नहीं बताऊंगा। दशा मैं किसी से चर्चा नहीं करूंगा। मैंने सिर्फ आपको उदाहरण दे सकता हूं कि उन्होंने दशा जो महसूस की थी वो थोड़े से क्रोध से चली गई। वो दशा ऐसी थी कि बहुत रेयर गिफ्ट मिलती है ऐसी दशा की। तो ये चीज है। सर अगर घर में कुछ हो जाए तो उसके बारे में भी लिखना चाहिए, जैसे मालिक से प्रार्थना करी वो शांत हो गया है तो वो भी लिख देना चाहिए हाँ, डायरी तो में। आपका अचीवमेंट है ना, वो आपको पता लगना, वो कृतज्ञता बढ़ाएगा आपकी कि मेरे साथ ये हुआ। क्योंकि घर में कई बार कई कुछ होता है तो वो हाँ, तो अगर आपके साथ कुछ मन हुआ है, मालिक ने भाई बेसिकली मालिक ने आपकी भौतिक आध्यात्मिक सब जीवन में जो कुछ मदद की है उसको आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, नोट करना चाहिए। वो फिर फेथ बढ़ाने का, कृतज्ञता बढ़ाने का यही सब रास्ता है। नहीं तो भूल जाएंगे, कई बार बड़ा लाइटली ले लेंगे उसको। मेरे साथ तो हर बार होता है, जैसे ही मैं मास्टर से कहती हूँ मास्टर शांत करो, उसी टाइम शांति हो जाती है। और उसके बाद ना मेरे को ना, पर मेरा मन उस टाइम इतना वो होता है, हविते ना कुछ खाने का मन करता है ना कुछ करने का मन करता है। फिर बस ऐसा करता है कि चुपचाप बैठी रहूं, पड़ी रहूं। चलिए साहब, और कोई क्वेरी? नहीं तो सत्र समाप्ति की ओर है। भाई साहब आपने बहुत अच्छी वार्ता दी और सुनते समय तो बहुत कुछ समझ में भी आया, अच्छा लगा। लेकिन हम लोग 10% ही याद रहता है, बाकी तो भूल जाते हैं। इसलिए अगर आप उसका रिकॉर्डिंग भेजेंगे, रिकॉर्डिंग डालता है ना, ग्रुप में आती है ना रिकॉर्डिंग। आप ग्रुप में नहीं है क्या, सतत स्मरण ग्रुप में? मैं हूँ, ग्रुप में हूँ। मैंने एक रिकॉर्डिंग मुझे मिली भी है, ग्रुप में हमेशा ही आती है। आप वो चैनल पे लेकिन पिछले बार वाली सतत स्मरण की नहीं मिली आती है सब। आप उस चैनल देख लो, उस पर सब्सक्राइब कर लो। आप वो जो चैनल है सब्सक्राइब कर लो, उस पर सब रिकॉर्डिंग है। क्या चैनल है? वो जो अब मैं डाल दूंगा कल, उस पर मिल जाएगा आपको चैनल ग्रुप में। अच्छा अंकल मेरा नंबर भी उसमें डाल दीजिए ग्रुप में। बोल दीजिए, आप नंबर बोल दीजिए। सतत स्मरण की बड़े भाई, सतत स्मरण की वो हमें भी चाहिए साहब। उसमें है, उसमें चैनल पे सारी रिकॉर्डिंग है जी। नंबर आप वो चैनल बता दीजिएगा तो कल डाल दूंगा मैं, उस पर आप देख लीजिए। नंबर बोलिए। ठीक। 9517209062 9517 209062। मेरे नंबर पे आप मैसेज डाल दीजिए व्हाट्सएप 94144 94144 95321 95321 जी। 9414495321 जी जी। थैंक यू। थैंक यू बड़े भाई, अच्छी जानकारी आपसे मिली। बहुत इस माने में हम तो बहुत ही अनक्लियर थे। मैं भी बहुत आपका अनक्लियर बहुत हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ। नहीं, यहाँ बाहर खेलो, बाहर। धन्यवाद भैया। थैंक यू जितेन भैया। अच्छा उर्वेश भाई, नमस्कार। सभी भाइयों को मेरा प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार। उर्वेश जी 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 हाँ। उर्वेश जी मेरा भी नमस्कार। नमस्कार।
नमस्ते भैया। नमस्ते जी। थैंक यू ब्रदर। मालिक का धन्यवाद सर, आप लोगों का धन्यवाद भैया। धन्यवाद। नहीं जैन साहब धन्यवाद साहब, आपकी वजह से थोड़ा ज्ञान आता है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर। थैंक यू। जो आप रिकॉर्डिंग उपलब्ध करा देते हैं उससे हम लोग का फिर उसको